दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उनका आपस में कोई संपर्क नहीं था और वह लखनऊ से बाहर किसी और शहर में रहती थी। पहले तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं इन झगड़ों और दूरियों के कारण उनकी पत्नी का ही इसमें हाथ तो नहीं। लेकिन गहन पूछताछ और जांच के बाद पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे रूप नारायण के गायब होने में उनकी पत्नी का हाथ साबित हो सके। हालांकि इस पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग हाथ लगता है जो मामले को एक नई दिशा में ले जाने वाला था। सब इंस्पेक्टर रूप नारायण की पत्नी ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिसका नाम किरण था। रूप नारायण और किरण की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती गईं और इतना ही नहीं, किरण लखनऊ स्थित उनके घर में भी आने जाने लगी थी। कई बार वह वहीं ठहर भी जाती थी। इसी वजह से रूपनारायण और उनकी पत्नी के बीच झगड़े बढ़े और अंततः दोनों अलग हो गए। यह जानकारी पुलिस के लिए अहम थी, लेकिन एक समस्या यह थी कि किरण के बारे में जानकारी अधूरी थी। पुलिस को उसकी पूरी पहचान, पता या अन्य जानकारी नहीं थी। जांच में पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि कहीं किरण नाम की कोई लड़की भी लापता तो नहीं है। सभी संबंधित पुलिस स्टेशनों और कंट्रोल रूम में किरण नाम की किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट ढूंढी गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इससे पुलिस उलझन में पड़ गई। बेडरूम में महिलाओं के कपड़े देखकर पुलिस को शक हुआ कि ये किरण के हो सकते हैं, लेकिन इसके ठोस सबूत नहीं थे। रूपनारायण की पत्नी ने किरण का पूरा नाम, पता या पृष्ठभूमि की कोई जानकारी नहीं दी थी, जिससे मामले को सुलझाना मुश्किल हो रहा था। अब तक न तो सब इंस्पेक्टर का कोई सुराग मिल रहा था और न ही किरण का। पुलिस यह भी तय नहीं कर पा रही थी कि दोनों एक साथ गायब हुए हैं या अलग-अलग। ऐसी स्थिति में पुलिस के पास कोई ठोस सुराग या क्लू नहीं था, जिससे इस मामले की गुत्थी सुलझाई जा सके। पुलिस ने रूपनारायण की पत्नी का मोबाइल सर्विलांस पर लगाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने लखनऊ में उनके परिचितों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी करीबी दोस्त का कोई पता नहीं चला। हर बीतते दिन के साथ मामले की उलझन बढ़ती जा रही थी, जबकि सब इंस्पेक्टर रूपनारायण अब भी लापता थे। जांच के दौरान एक दिन पुलिस को पता चला कि लखनऊ का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश कक्कू दुबे सब इंस्पेक्टर रूपनारायण का जानकार था। पुलिस और अपराधी के बीच इस तरह की जान पहचान असामान्य नहीं थी, क्योंकि कई बार पुलिस वाले क्रिमिनल्स को मुखबिर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपराधों पर नजर रखी जा सके या किसी बड़े अपराधी तक पहुंचा जा सके। कक्कू दुबे के बारे में जानने के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर निकलवाने का फैसला किया। अब पुलिस का फोकस इस बात पर था कि क्या कक्कू दुबे के जरिए कोई ऐसा सुराग मिल सकता है जो रूपनारायण के गायब होने के रहस्य को सुलझा सके। जैसे ही पुलिस को पता चला कि सब इंस्पेक्टर रूपनारायण के मोबाइल नंबर से कक्कू दुबे को कॉल किए जा रहे हैं, वो तुरंत सतर्क हो गई। ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि रूपनारायण का मोबाइल तब से स्विच ऑफ दिखा रहा था जब से वो गायब हुए थे। लेकिन सर्विलांस पर पाया गया कि उसी नंबर से कक्कू को बार बार कॉल किए जा रहे थे। यह जानकर पुलिस ने कक्कू दुबे को हिरासत में लेने का फैसला किया। कक्कू से पूछताछ करने के लिए पुलिस ने पूरी योजना बनाई ताकि रूपनारायण के गायब होने की गुत्थी सुलझाई जा सके। उन्हें शक था कि कक्कू के पास रूपनारायण के लापता होने से जुड़ी कोई अहम जानकारी हो सकती है। कक्कू को हिरासत में लेते ही पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने कई बातें घुमाई और सीधे जवाब देने से बचता रहा, लेकिन पुलिस का शक बढ़ता ही जा रहा था। लगातार पूछताछ और दबाव के बाद आखिरकार कक्कू टूट गया और उसने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। सब इंस्पेक्टर रूपनारायण और कक्कू दुबे की दोस्ती करीब 10 साल पुरानी थी, जो उनके पुलिस में आने से पहले की थी। बाद में जब रूपनारायण पुलिस फोर्स में शामिल हुए और लखनऊ में पोस्टिंग हुई, तब कक्कू भी लखनऊ में ही था और अपराध की दुनिया में सक्रिय था। उनकी दोस्ती की वजह से कक्कू कई बार रूपनारायण की मदद करता था, जैसे शराब और दूसरी चीजों का इंतजाम करना। रूपनारायण की जिंदगी में एक लड़की आई थी जिसका नाम किरण था। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि किरण अक्सर रूपनारायण के घर रहने भी आ जाती थी। 16 अक्टूबर 2006 की रात सब इंस्पेक्टर रूपनारायण ने कक्कू को अपने घर बुलाया और कहा कि शराब की बोतल लेकर आओ, पार्टी करेंगे। कक्कू अपने 4 दोस्तों साबिर, रॉबिन, रिंकू लाला और पुनीत के साथ शराब और बाकी सामान लेकर रात करीब 11:30 बजे रूपनारायण के घर पहुंचा। उस वक्त रूपनारायण ड्यूटी से लौटे ही थे और किरण भी घर पर मौजूद थी। सभी ने मिलकर शराब पीना शुरू किया और धीरे धीरे सब नशे में चूर हो गए। नशे की हालत में कक्कू और उसके दोस्तों की नीयत
किरण को लेकर खराब हो गई। रूपनारायण भी पूरी तरह नशे में था और किसी बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। अचानक रूपनारायण के फोन पर एक जरूरी कॉल आ गई, जिसे लेने के लिए वह कमरे से बाहर चला गया। कॉल लंबी खिंचने लगी और रूपनारायण घर के बाहर जाकर बात करने लगा। इस बीच घर के अंदर कक्कू और उसके दोस्त किरण को अकेला पाकर उस पर बुरी नजर डालने लगे। नशे में धुत कक्कू और उसके साथियों ने किरण को धमकाना शुरू किया और उसके साथ जबरदस्ती की। कुछ समय बाद जब रूपनारायण घर में वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके दोस्तों ने किरण के साथ घिनौना अपराध कर दिया था। यह सब देखकर रूपनारायण को गुस्सा और घबराहट दोनों होने लगी, क्योंकि वह समझ गया कि किरण यह सब किसी को बता सकती है, जिससे वह भी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कक्कू और उसके दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। वे सभी रूपनारायण को दबोच लेते हैं और गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। नशे में कमजोर हो चुके रूपनारायण को मारने के बाद वे सभी उसकी गर्लफ्रेंड किरण का भी गला घोंटकर कत्ल कर देते हैं, ताकि कोई सबूत न बचे। गला घोंटकर रूपनारायण और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद कक्कू और उसके दोस्तों का नशा थोड़ा कम होता है और वे समझ पाते हैं कि उन्होंने जो किया वह बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद वे घर के सारे सामान को अस्त व्यस्त करते हैं, जिसमें 1,35,000 नकद, 2 मोबाइल फोन, सोने की चैन और अंगूठियां और सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल शामिल थे। ये सभी चीजें वे अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर रात होने का इंतजार करते हैं और जब रात होती है तो वे दोनों लाशों को उठाकर अपनी गाड़ी में डालते हैं। इसके बाद वे लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जाते हैं और इंदिरा नहर के पास खुरदही बाजार के सुनसान इलाके में इन दोनों की लाशों को फेंक देते हैं। लाशें फेंकने के बाद वे अपने अपने ठिकानों पर लौट जाते हैं। यह मामला पुलिस के लिए एक चुनौती था, क्योंकि इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। लेकिन तफ्तीश और जांच के बाद सच्चाई सामने आई और आरोपी पकड़ में आ गए। आज की दूसरी कहानी मुंबई की है। ये बात 2023 की है। मुंबई के कुर्ला चेंबूर इलाके में मेट्रो ट्रेन का निर्माण कार्य चल रहा था। सुबह के समय मजदूर जब साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 बैरिकेड्स जमीन पर गिरे हुए हैं। मजदूरों ने सोचा कि शायद रात में हवा या किसी वजह से ये गिर गए होंगे। जैसे ही उन्होंने बैरिकेड्स को उठाने की कोशिश की, उनकी नजर एक बड़े सूटकेस पर पड़ी जो बैरिकेड्स के नीचे छिपा हुआ था। सूटकेस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इसे यहां जानबूझकर छुपाया हो। मजदूर इस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गए। साइट पर माहौल में एक डर और बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही सवाल था, आखिर इस सूटकेस में क्या हो सकता है? कुछ देर तक सभी मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर एक मजदूर ने सूटकेस की चेन धीरे धीरे खोलनी शुरू की। जैसे ही सूटकेस खुला, सबकी आंखें फटी रह गईं। अंदर एक महिला की लाश पड़ी थी। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और थोड़ी ही देर में कुर्ला पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। महिला की उम्र लगभग 24-25 साल थी। पुलिस ने लाश की जांच शुरू की तो उसके गले में एक क्रॉस निशान वाला लॉकेट नजर आया। इस लॉकेट को देखकर पुलिस को अंदाजा हुआ कि मृतका ईसाई धर्म से संबंधित हो सकती है। साथ ही उसकी सादगी भरी पोशाक और मामूली गहनों से यह भी समझ में आ रहा था कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से होगी। पुलिस ने लाश की पहचान करने के लिए उसके कपड़ों और अन्य सामान का भी बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन कोई और सुराग नहीं मिला। मौके पर मौजूद क्राइम ब्रांच के अफसरों ने तुरंत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाई, ताकि पता चल सके कि सूटकेस को यहां किसने छोड़ा था। कुछ ही दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसने मामले को और भी खौफनाक बना दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई थी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि महिला की मौत करीब 48 घंटे पहले हुई थी, यानी हत्या करने के बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए कातिल ने समय लिया और सोच समझकर इस जगह को चुना। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि यह एक सोची समझी साजिश थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने प्रयास तेज कर दिए। सबसे पहले उन्होंने कुर्ला चेंबूर इलाके के आसपास स्थित सभी चर्चों में पूछताछ की। पुलिस वाले महिला और उसके लॉकेट की फोटो लेकर एक एक चर्च पहुंचे और पादरियों से उसके बारे में जानकारी मांगी। इसके साथ ही पुलिस ने ईसाई समुदाय से जुड़े स्थानीय व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में भी महिला की फोटो साझा कर दी, ताकि किसी को पहचान में आ सके।
लेकिन कई दिनों की मेहनत के बावजूद पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। ऐसा लग रहा था जैसे महिला का इस इलाके से कोई संबंध ही न हो। हर रास्ता बंद होता देख पुलिस ने मामले को और गहराई से खंगालने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद कातिल ने महिला को दूर से लाकर यहां छोड़ा हो, ताकि पहचान करना मुश्किल हो जाए। अब पुलिस के सामने चुनौती और बढ़ गई थी। मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने मुखबिरों को भी सक्रिय किया और आसपास के जिलों के थानों में गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट की जांच शुरू की। इसी बीच क्राइम ब्रांच के पास कांदिवली चर्च के पादरी का फोन आया। पादरी ने बताया कि उन्होंने मृतक लड़की की फोटो अपने समुदाय के फेसबुक पेज पर साझा की थी, जिसके बाद ओडिशा के एक चर्च के पादरी ने उनसे संपर्क किया। ओडिशा के पादरी ने पुलिस को सूचना दी कि यह लड़की उनके चर्च से जुड़े एक परिवार की बेटी है और उसके माता पिता अक्सर चर्च में आते हैं। पुलिस ने तुरंत ओडिशा के उस परिवार से संपर्क साधा और तस्वीरें भेजी। तस्वीर देखते ही माता पिता ने अपनी बेटी को पहचान लिया। यह 25 साल की प्रतिमा पावल किस्पोट्टा थी। प्रतिमा के माता पिता ने पुलिस को बताया कि वह मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी में काम करती थी और वहीं अपने लिव इन पार्टनर आस्कर मनोज बर्ला के साथ रह रही थी। अब पुलिस के सामने प्रतिमा के जीवन से जुड़ी और परतें खुलने लगी थीं। आस्कर का नाम सामने आते ही पुलिस का शक गहराने लगा और उन्होंने तुरंत आस्कर की तलाश शुरू की। परिवार ने पुलिस को यह भी बताया कि हाल के दिनों में प्रतिमा और आस्कर मनोज के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे, जिससे उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। इस जानकारी से पुलिस को आस्कर पर शक और भी गहरा हो गया। पुलिस ने तुरंत मनोज का मोबाइल नंबर लेकर उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ पे था, जिससे पुलिस की चिंता बढ़ गई। इसी बीच पुलिस के मुखबिरों में से एक ने खबर दी कि धारावी इलाके के एक दुकानदार ने इस महिला को कुछ दिनों पहले वहां देखा था। पुलिस ने उस सुराग को पकड़ते हुए धारावी इलाके में खोजबीन शुरू की। थोड़ी मशक्कत के बाद उन्हें वह घर मिल गया, जहां प्रतिमा और आस्कर एक साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर किराए पर रह रहे थे, लेकिन कमरे पर ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, जिससे दो अहम बातें सामने आईं। पहली यह कि मनोज 19 नवंबर के बाद से घर नहीं लौटा था और दूसरी यह कि वह सायन इलाके में एक समोसे की दुकान पर काम करता था। पुलिस ने तुरंत सायन में उस समोसे की दुकान का पता लगाया और वहां के मालिक से बात की। दुकान के मालिक ने बताया कि मनोज उस दिन सुबह का काम खत्म करके अचानक कहीं चला गया था और तब से वापस नहीं आया। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि मनोज फरार है और शायद हत्या में उसका ही हाथ है। अब पुलिस ने मनोज की तलाश तेज कर दी और उसके संभावित ठिकानों पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पूछताछ करते हुए उस पर दबाव बढ़ा दिया ताकि वह कहीं गलती करके पकड़ा जा सके। सीसीटीवी की फुटेज में मनोज को एक बड़े बैग के साथ दुकान से जाते हुए देखकर पुलिस ने फौरन शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर अलर्ट जारी कर दिया। रेलवे स्टेशनों पर भी उसकी तलाश शुरू हुई। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की सीसीटीवी फुटेज में मनोज की झलक मिली, जिसमें वह गोदान एक्सप्रेस में चढ़ते हुए दिखा, जो उत्तर प्रदेश जा रही थी। पुलिस ने ट्रेन के संभावित स्टॉप्स पर निगरानी शुरू कर दी। शक सही निकला। ठाणे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज में मनोज ट्रेन से उतरता दिखा। स्टेशन पर पूछताछ से पुलिस को पता चला कि रात में एक ट्रेन ओडिशा के लिए रवाना होने वाली थी और मनोज शायद इसी ट्रेन के जरिए भागने की फिराक में था। फौरन पुलिस ने ठाणे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। थोड़ी देर की तलाश के बाद मनोज स्टेशन के एक कोने में छिपा मिला। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और अब उनसे उम्मीद थी कि वह प्रतिमा की हत्या के रहस्य से पर्दा हटाएगा। प्रतिमा और मनोज दोनों ओडिशा के एक ही गांव के रहने वाले थे। उनका परिचय 2020 में उस समय हुआ था जब लॉकडाउन के दौरान मजदूर अपने घर वापस जा रहे थे। एक ट्रेन यात्रा के दौरान प्रतिमा और ऑस्कर की मुलाकात हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार में बदल गई। प्रतिमा पावल किस्पोट्टा मुंबई में एक नौकरानी के रूप में काम कर रही थी, जबकि ऑस्कर मनोज पहले बेंगलुरु में काम करता था। दोनों के बीच रिश्ते में गहरी समानता और आपसी समझ थी। जुलाई 2023 में दोनों ने मुंबई में रहने का फैसला किया और धारावी इलाके में एक किराए का कमरा लेकर वहां रहने लगे। कुछ समय बाद मनोज को शक हुआ कि प्रतिमा के गांव के ही किसी अन्य आदमी के साथ संबंध हो सकते हैं। इस शक को लेकर दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और यह तनाव दोनों के रिश्ते में घुलता चला गया। 18 नवंबर की रात एक और तकरार के दौरान गुस्से में आकर मनोज ने मछली पकड़ने वाले तार से प्रतिमा का गला घोंटकर उसे मार डाला।
हत्या के बाद मनोज ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए प्रतिमा की लाश को एक सूटकेस में बंद किया। उसने सोचा कि वह इस हत्या को छिपाने और खुद को बचाने के लिए ओडिशा भाग जाएगा। इसके लिए उसने पूरी योजना बनाई और प्रतिमा की लाश को लेकर मुंबई से भागने का रास्ता तय किया। मनोज ने अपनी योजना के तहत शव से भरा सूटकेस लेकर पैदल ही सायन सर्कल तक का रास्ता तय किया। लगभग 12 बजे वह वहां से रिक्शा में बैठा और लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचा। हालांकि वहां भारी भीड़ देखकर वह डर गया और फिर एक दूसरा रिक्शा लिया, लेकिन इस बार उसका रास्ता सायन की ओर मोड़ दिया। जैसे ही रिक्शा दूसरी दिशा में जा रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी योजना के बारे में कोई भी सुराग सामने आ सकता है और वह रिक्शा में रुक गया। 1.5 घंटे की यात्रा के बाद वह कुर्ला के मेट्रो रेल निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां अंधेरे का फायदा उठाकर उसने सूटकेस को फेंक दिया और बिना किसी को शक होने का मौका दिए रिक्शे से वापस घर लौट आया। यह पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी से की थी ताकि कोई भी उसे पकड़ न सके। लेकिन उसकी यह चतुराई अंततः पुलिस की जांच में सामने आई और वह पकड़ा गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से और शक जैसी नकारात्मक भावनाएं अक्सर गलत निर्णय की ओर ले जाती हैं, जिससे जीवन में अनपेक्षित और दुखद घटनाएं घटित हो जाती हैं। मनोज का प्रतिमा के प्रति शक उनके संबंध को नष्ट करने का कारण बना। रिश्ते में भरोसा और संवाद की कमी से एक प्यारा रिश्ता धीरे धीरे कड़वाहट में बदल गया और आखिरकार मनोज ने ऐसा घिनौना अपराध कर डाला जिससे न केवल वह खुद बर्बाद हुआ बल्कि प्रतिमा का जीवन भी समाप्त हो गया। यह कहानी यह भी बताती है कि किसी भी अपराध को छिपाना लगभग असंभव है, क्योंकि पुलिस की जांच और कानून के पहरेदार सच को सामने लाने में सक्षम होते हैं। अपराध के बाद भागना और उसे छिपाने की कोशिश अंततः अपराधी को पकड़े जाने तक ले जाती है। इस प्रकार किसी भी परिस्थिति में कानून से बचना संभव नहीं है और ऐसे कार्यों से जीवन पर एक स्थायी कलंक लग जाता है। यह घटना हमें यह भी समझाती है कि सही मार्गदर्शन और मानसिक शांति ही जीवन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। जीवन में आने वाले तनावों का हल संवाद, धैर्य और समझ से निकाला जा सकता है ना कि आवेग या क्रोध में आकर कोई कठोर कदम उठाने से। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।